जैसे ही परिणाम आया दूसरे दिन मुख्यमंत्री बाहर चले गए। आप भी दिल्ली से लौट रहे हैं। सवाल है कि दोनों एक ही जगह गए थे क्या? क्या जीएमएम से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं आप लोगों की? सरयू राय ने एक अलग फार्मूला दिया है कि माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस भी सरकार हेमंत सोरेन बना सकते हैं। उनका समर्थन पूरी तरह से है। अब इसका उत्तर बाबूलाल जी इस बात को मजबूती के साथ कह रहे हैं कि फिलहाल झारखंड की राजनीति में कोई उथल पुथल नहीं होने वाली। कि आप लोगों के उम्मीदवार विजयी हुए हैं तो आपको तो पता होगा कि किसने क्रॉस वोटिंग किया। क्या आप बताने की स्थिति में हैं? ये तो सवाल आपसे सर, क्योंकि तो हमसे कैसे सवाल भाई? सबसे पहला बयान आप ही का आया था जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी। आपने कहा था कि उम्मीदवार भी देंगे और जीतेंगे भी। गठबंधन में 4 दल है, तीनों पर शक किया जा रहा है, लेकिन जेएमएम पर कोई शक नहीं कर रहा। कमजोर के जो मोगी होता है ना, वो सबके भौजी होता है। तो हेमंत सोरेन सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है। विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि आखिर क्रॉस वोटिंग किसने की। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। सर, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, एनडीए समर्थित उम्मीदवार, वे विजयी हुए और जो सत्ताधारी दल हैं जिनके पास एकजुट 56 विधायक थे, एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्रॉस वोटिंग किसने किया। चूँकि आप लोगों के उम्मीदवार विजयी हुए हैं तो आपको तो पता होगा कि किसने क्रॉस वोटिंग किया। क्या आप बताने की स्थिति में हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी जितना है तो वह मचा रही है, और ख़ास करके उनकी जो प्रभारी, क्या नाम है, के राजू। मुझे लगता है कि या तो उनको संविधान की ज्ञान नहीं है, या जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है हल्ला करना। जब चुनाव हार जाते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देना, कभी इलेक्शन कमीशन को दोष देना, कभी अमित शाह, मोदी जी चोरी करके जीते। ऐसा ही अनार गलब जिसको बोलते हैं, क्या आरोप लगाना, इन लोगों की एक आदत सी बन गई। हमने बार बार ये कहा है कि राज्यसभा के चुनाव में जो विधायकों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं वो विधायक मतदाता होते हैं। झारखंड विधानसभा में 81 विधायक है, वो मतदाता है, और 81 विधायकों को ये अधिकार प्राप्त है, वो किसी को भी वो मत दे सकते हैं। और जो प्रत्याशी होते हैं, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो तो खुद सभी विधायकों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, वोट देने की अपील कर सकते हैं। दल के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी होते हैं तो दल भी वोट मांग सकते हैं और प्रत्याशी भी मांग सकते हैं। कहीं कोई संविधान में उसको बॉन्डेड नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप वोट नहीं मांग सकते हैं, वोट के लिए आप आग्रह नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को इतना ही राइट दिया हुआ है कि बाहर में वोटिंग होता है, कोई व्हिप जारी नहीं होता है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी को इतना जरूर अधिकार दिया हुआ है कि भाई आप अपने विधायकों को आप आग्रह कर सकते हैं कि भाई वो किनको वोट दें। तो हम समझते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विधायकों को आग्रह किया, लेकिन विधायकों को मानना ना मानना ये उनकी जुरिडिक्शन क्षेत्र में है। आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती दबाव नहीं डाल सकते। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने एक अधिकार जरूर दिया है पॉलिटिकल पार्टी को। जो पॉलिटिकल पार्टी के जो अधिकृत जो एजेंट होते हैं, किसी भी दल के जो विधायक होते हैं, वोट वो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन शर्त इतना ही है कि अधिकृत जो एजेंट होते हैं उनको वोट दिखाना पड़ता है। अब वहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी रहे हैं, बीजेपी के भी रहे हैं, जेएमएम के भी रहे हैं, जदयू के भी रहे हैं, राजद के भी रहे हैं, और क्या कहते हैं, माले के भी रहे हैं, और हम समझते हैं कि जेकेएलएम के भी रहे होंगे वहाँ पर। तो जो भी क्या कहते हैं विधायक होते हैं, तो अपने दल के द्वारा अधिकृत एजेंट को वोट दे करके, दिखा करके वो लोगों ने वोट डाला। तो मुझे लगता है कि इसमें हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कौन किसने डाला नहीं डाला, ये वो एजेंट बढ़िया से बता पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी को इसमें बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आप उस पर आत्म मंथन करिए, चिंतन करिए। आखिर आपकी सरकार होते हुए भी अगर आपके लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं तो
तो कहीं ना कहीं आप में खामियां है या कमी है, उसको ढूंढ निकालिए। तो आप उस पर गाली गलौज कर रहे हैं, तो मुझे लगा यार कि इतना हिम्मत हो तो समर्थन वापस ले लीजिए, काहे को बैठे हुए झूठ मूठ का। तो ये राजनीति में इन लोगों को, कांग्रेस पार्टी की एक प्रकार से आदत सी बन गई है, अपने कामियों को देखते नहीं, अपनी कमजोरियों को वो देखते नहीं है। और ये विधायकों का अपना अधिकार है, वो किसी को भी वोट डाल सकता है। उन्होंने अपने दल के द्वारा अधिकृत एजेंट को वोट दिखा करके डाला है। और के राजू तो खुद भी इलेक्शन एजेंट रहे होंगे। वो तो कह ही रहे हैं ना कि मेरे 16 वोट हमें मिले हैं। तो बाकी लोग भी तो यही कह रहे हैं कि भाई हमारे जो दल के विधायक हैं वो सारे के सारे हमारे लोगों ने वोट डाला है। इसीलिए तो सवाल आपसे सर, क्योंकि तो हमसे कैसे सवाल भाई, सबसे हम तो पहला बयान आप ही का आया था जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी। आपने कहा था कि उम्मीदवार भी देंगे और जीतेंगे भी। हाँ, मैंने कहा था, हमने कहा था कि भाई 81 विधायक, आप सब लोगों ने बार बार इस बात को कहा कि भाई उनके साथ 56 है, आपके पास 24 है। तो मैंने क्या कहा, हमने कहा कि 56 और 24 की यहाँ लड़ाई नहीं है। क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में जो मतदाता होते हैं वो विधायक होते हैं, और झारखंड विधानसभा में 81 विधायक है। 81 विधायक मतदाता है, और उन सबों से बात करेंगे, सबों को कहेंगे, आग्रह करेंगे जो झारखंड के हित में होगा आप उनको आप वोट डालें। इस परिणाम के बाद सर एक सवाल गूंजने लगा है कि क्या जीएमएम से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं आप लोगों की? देखिए, इसमें कहाँ नज़दीक और दूरी की कहाँ बात है। इसमें राज्यसभा चुनाव में हमारे पार्टी के विधायकों ने 100% जो दल के द्वारा समर्थित प्रत्याशी थे परिमल नथवानी जी को वोट डाला। अब परिमल नथवानी जी ने और किन किन लोगों से संपर्क साधा ये तो बाकी वो बता सकते हैं, उनको हम पूछ भी नहीं सकते। हम क्यों पूछेंगे, ये हमारा अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। क्योंकि वो प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी है। हम लोगों को कहा भी नहीं था कि आप लोग इनसे बात करो, उससे बात करो, क्योंकि हम लोगों के प्रत्याशी था भी नहीं पार्टी के अधिकृत। तो निर्दलीय प्रत्याशी स्वतंत्र थे। अब किन किन लोगों से बात किया बेहतर तो वही बताएंगे, उन्हीं से पूछोगे तो। सर चर्चा इस बात को लेकर है कि जैसे ही परिणाम आया दूसरे दिन मुख्यमंत्री बाहर चले गए, आप भी दिल्ली से लौट रहे हैं। सवाल है कि दोनों एक ही जगह गए थे क्या? अब वो कहाँ गए उसका हमको नहीं पता है। हम दिल्ली कल गए थे और कल शाम में ही गए थे और आज सुबह चले आए। तो हमको एक माने हमारे बहुत ही करीब के मित्र, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तो उनके यहाँ अंतिम जो क्रिया है वो 24 को है, तो हम 24 को वहाँ जा नहीं सकते। 24 को मेरा और प्रोग्राम लगा हुआ था। तो मुझे लगा कि यूँ ही बैठे हुए यार एक दिन जा करके उनके परिवार से मिल ले। तो इतना ही काम था, और क्या करना है। मतलब इसको जोड़कर सोशल मीडिया पर कई तरह की देखिए, मेरा कहना है कि आप लोग भी स्वतंत्र है ना। नहीं, इसीलिए सोचा कि सर आपसे अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि हर कोई स्वतंत्र है भाई। कहीं जाते हैं तो तरह तरह के लोग अपना अटकलें लगाते हैं, चर्चा करते हैं। तो हर कोई स्वतंत्र है, उसका हम किसी को मुँह रोक नहीं सकते हैं। ना लिखने से किसी का कलम को रोक सकते हैं, ना बोलने से किसी को मुंह को रोक सकते हैं। ये तो होते रहता है। अब जिस प्रकार से लोगों को अंदाज लगता है इस हिसाब से। और हर यात्रा के बारे में हम नहीं बता सकते हैं ना कि कहाँ कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ मिलेंगे। तो ये सब बताना भी कोई मतलब नहीं रहता है ना। मतलब बाबूलाल जी इस बात को मजबूती के साथ कह रहे हैं कि फिलहाल झारखंड की राजनीति में कोई उथल पुथल नहीं होने वाला है। नहीं, मैं तो बार बार कहा यार, इस राज्यसभा चुनाव से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। बाकी आप सब लोग को जो चलाना वो चलाते रहिए, उससे हमको क्या मतलब है। क्योंकि परिणाम के बाद जिस तरह से के राजू का बयान आया कि माले और राजद के विधायकों ने धोखा दिया, और उसके बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, के राजू ही यहाँ आते हैं, झोला भर कर जाते हैं। फिर कांग्रेस के विधायक एक साथ बैठे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और कहे कि नहीं, वो आवेश में के राजू ऐसा बोल दिए थे, हम लोग 20 पीने के लिए तैयार हैं। तो क्यों कांग्रेस 20 पी रही है, क्या लग रहा है? अब ये तो वो लोग बताएंगे ना। और कभी कभी तो लगता है कि भाई आखिर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी है, बड़े लीडर है, और पार्टी के ऑथराइज एजेंट वो बने जो लोगों ने बताया मुझे। पहली बार ऐसा हुआ बोला जा रहा था। तो मुझे उसी समय लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी मतलब इस सेंस में कि भाई अगर वो बने हैं, इसका मतलब क्या पता है वही ने लोगों से बात कर लिया हो।
और बाद में वो चिल्लाने लगा ताकि उनको लोग उनके तरफ लोग ध्यान नहीं दे। मतलब आप कह रहे हैं कि विधायकों को शक की नज़र से बेकार देखा जा रहा है, मामला ऊपर से सेट था। मुझे तो वही लग रहा है भाई। देखिए, नहीं तो वो जो प्रभारी थे, क्या झारखंड के एक भी कांग्रेसी के प्रति उनको कोई ट्रस्ट नहीं था क्या? यहाँ भी तो कई एक सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, विधायक भी है, पूर्व के सांसद भी है, तो कोई भी लोग रह सकते थे, किसी को भी रख सकते थे। उनके पदाधिकारी ढेर सारे बने हुए हैं, उन लोगों को भी रख सकते थे। लेकिन के राजीव अगर वो प्रभारी है और बाहर से आकर के अगर उस दिन ऑथराइज एजेंट बनते हैं और वहाँ बैठते हैं, ये तो संदेह पैदा करता ही है ना। वो तो कह रहे हैं कि वो इसलिए बने ताकि विधायक, कांग्रेस के विधायक टूट नहीं जाएं। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो उनके ऊपर ये क्यों नहीं सोचा जाए कि उन्होंने बिल्कुल प्री प्लान्ड था। उन्होंने कांग्रेस की ही कुछ अपने 2-4 विधायकों से बात किए होंगे कि यार हम बैठेंगे, तुम चिंता मत करो, तुमको जो डालना हो, जैसा डालना हो डालो। अब ऐसे ही लोगों ने किया होगा, इसलिए शक होता है ना। आप जैसे बीजेपी के भी हमारे ऑथराइज एजेंट कौन थे? अमर कुमार बावरी थे। हमारे ऑथराइज एजेंट कौन थे? अमर कुमार बावरी प्रधान महासचिव है प्रदेश के, और नवीन जायसवाल जी विधानसभा में मुख्य सचेतक है। हमारे यहाँ काउंटिंग एजेंट कौन थे? भानु प्रताप शाही जी थे, और पार्टी की ओर से, और राज सिन्हा जी थे। तो आखिर हम पार्टी के अपने विधायकों पर, नेताओं के ऊपर अगर आपको भरोसा नहीं है, इसका मतलब तो भी कांग्रेस पार्टी का प्रभारी क्यों बने हुए हैं झारखंड में? तो इसलिए शक की सुई तो उन्हीं की तरफ जाता है। दरअसल गठबंधन में 4 दल है, तीनों पर शक किया जा रहा है, लेकिन जेएमएम पर कोई शक नहीं कर रहा है। अब ये तो वो लोग बताएंगे ना। अब ये उन लोगों से पूछे कि भाई आप जेएमएम के ऊपर क्यों शक नहीं कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमें देखिए इसलिए लगता है कि इसको लोग बोलते हैं ना, देहात में कहावत है, कमज़ोर के जो मोगी होता है ना, वो सबके भौजी होता है। तो हेमंत सोरेन सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप लगा नहीं सकता है। अगर आरोप उनके ऊपर लगाएगा तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए दांव। तो इसलिए क्या करो भैया, किसको गाली दो? तो राजद को गाली दो, क्या बोलते हैं, माले को गाली दो, तो अपना खींच कहीं ना कहीं उतारना। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोगों के देहात में कोई बाहर में अगर कोई मार खा गया वहाँ किसी से, वहाँ नहीं सका, तो घर में आकर के पत्नी को ही पीट बैठता है, अपना गुस्सा वहीं निकाल देता है। तो जस्ट लाइक वैसा ही है ये भी हुआ इन लोगों का। मतलब आपको लग रहा है कि कांग्रेस अभी इसी तरह गठबंधन में रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ? तो ये तो मैं कैसे बता सकता यार। मैं तो कहा ना कि अगर इस ढंग से उनको बड़ी दुखी है तो फिर उनको समर्थन विड्रॉ करना चाहिए। अच्छा सर, अभी प्रधानमंत्री जी उड़ीसा आए थे, जाहिर थान में वो पूजा करने गए, क्या वो एक मैसेज था कि सरना सनातन एक है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर उड़ीसा में जाकर के जाहिर थान में पूजा अर्चना करना, ये बहुत बड़ी बात है। जो कि संथाल समाज का प्रमुख पूजा स्थल या देव स्थल उसको कह सकते हैं, वह जाहिर थान, जहाँ पर मारंग बुरु को हम लोग पूछते हैं, जारायो को हम लोग पूछते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ जा कर के पूजा अर्चना करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे संथाल भाइयों का, कि देश के लोगों को ये पता नहीं था कि भाई इनकी संथाल भाइयों का पूजा स्थल क्या है, उनकी देवी देवता क्या है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा के उस जाहिर स्थल पर जा कर के पूजा करना, यानी देश को पूरी तरह से बताया भाई ये जो संथाल है
वो भी प्रकृति के पूजक है, जैसे हिंदू समाज करते हैं, जैसे सनातन करते हैं। और वहाँ जा कर के उन्होंने पूजा अर्चना की और पूरे दुनिया ने देखा, पूरा देश ने देखा कि एक प्रकार से उन्होंने एक संदेश ही दिया कि भाई संथालों का ये जो पूजा स्थल है, ये देव स्थल है, जिसे संथाल समाज की एक पहचान है। और उस पहचान को उन्होंने, जो हम एंथ्रोपोलॉजी के पुस्तकों में पढ़ते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्यक्ष और शाश्वत कह सकते हैं देश की जनता को उन्होंने दिखाया। लेकिन राष्ट्रपति जी ने जो अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी वनवासी नहीं है, पिछले दिनों अमित शाह जी दिल्ली में जो कार्यक्रम था उसमें वनवासी बोले थे, तो झारखंड में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रपति कह रही हैं कि वो आदि हैं, वनवासी नहीं। देखो, मैं ये कहूँगा कि दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था 2 संगठनों ने ऑर्गेनाइज किया था। एक तो वनवासी कल्याण आश्रम था और एक जनजाति हित रक्षा समिति थी। जब 2 संगठनों ने किया था तो स्वाभाविक है जी, संगठन ने किया है। और संगठन तो एक प्रकार से एनजीओ होता है, तो एनजीओ भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से लोग बनाते हैं। और वन में रहने वाले जैसे आज भी बड़ी तादाद में बिरहोर है। अब उसको देखना पड़ेगा। वनवासी कल्याण आश्रम आप सब लोग रिसर्च करो भाई, किसने स्थापना की और वो कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे, वहाँ की किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, तो आपको तब समझ में आएगा। जैसे पहले जो वन में लोग रहते थे कल्टीवेशन करते थे, कल्टीवेशन मैंने सीखा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मैंने कुछ साल यहाँ रहते थे, उनके पास कोई ज़मीन का पट्टा वट्टा नहीं था, जंगल को यहाँ काट करके खेती बाड़ी किया, वहाँ से फिर दूसरा जगह जा कर के वहाँ बस गया, वहाँ खेती बाड़ी करता था। तो उन लोगों के बीच में जब उन्होंने संगठन बनाया तो स्वाभाविक है वो वन में रहने वाले लोगों के लिए वो संगठन बनाया, तो उसको उसी नाम से उन्होंने जाना। बाद में धीरे धीरे वो विस्तृत हुआ तो फिर अलग अलग प्रकार के लोगों में रूढ़ हुआ। लेकिन भारत वर्ष में जो आदिवासी का कहीं भी कोई संवैधानिक नाम नहीं है, संविधान में कहीं भी उसका कोई उल्लेख नहीं है। वहाँ उल्लेख है अनुसूचित जनजाति। इसका अर्थ ये होता है कि जिस समय संविधान लोग बना रहे थे उस समय भी इस पर काफ़ी बहस हुआ होगा। मैंने उस बहस को नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं सामान्य सोच से मैं कह सकता हूँ कि उस पर भी इस पर काफ़ी विवाद रहा होगा। तो उस विवाद से बचने के लिए लोगों ने उसको जनजाति शब्द प्रयोग किया। इसलिए आज भी भारत का संविधान हो या कोई भी सरकारी दस्तावेज हो, वहाँ आपको आदिवासी शब्द नहीं मिलेगा, आपको वहाँ जनजाति शब्द मिलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल फिर से शुरू वाले सवाल से ही, सरयू राय ने एक अलग फार्मूला दिया है कि माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस भी सरकार हेमंत सोरेन बना सकते हैं, उनका समर्थन पूरी तरह से है। अब इसका उत्तर तो राय जी ही देंगे भाई, हम इसका उत्तर क्या देंगे। अब राय जी का अपना गणित है, राय जी हो सके उस दिशा में प्रयास भी कर रहे हो, तो हम उसका क्यों विरोध करें। हर लोग, हमने कहा कि संविधान में हर लोगों को ये अधिकार प्राप्त है प्रयास करने का। अगर लगता है कि उनके प्रयास में उनको सफलता मिलेगी तो अच्छी बात है उनके लिए। हमारा उसमें से हम उसने ना दावा कर सकते हैं, ना उसका कोई विरोध कर सकते हैं, ना कोई सपोर्ट कर सकते हैं। भाई उनका अपना काम है, पॉलिटिक्स में लोग करता है सर कोई। आप ऐसी राजनीति के लिए नहीं जाने जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा उसमें कोई मतलब नहीं है ना ऐसा में। इसका बेहतर उत्तर आप राय जी होंगे तो जाके मिल लीजिए, वो बताएंगे आपको। तो ये बाबूलाल मरांडी जी थे जो बता रहे थे कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो राजनीति गरमाई है उस पर ये क्या सोचते हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in